हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल उम्मीद टॉप टू वन। और आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप जिस उम्मीद के साथ आए हैं उस उम्मीद को बरकरार रखना अब हमारा काम है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लेक्चर लेने के बाद आपको ना तो किसी भी नोट्स या किसी भी ट्रेडिशनल बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का, भारत आकार एवं अवस्थिति। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आज आप जिस देश में रहते हैं सबको पता है उस देश का नाम क्या है ना? सबको पता है ना? किसी को ना पता हो तो फिर भी वो जान ले कि हमारे देश का नाम भारत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत को कितने नामों से पुकारा गया है? हाँ, अगर आप भारत के अलावा भारत के अन्य नामों को आप अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। तो हम भारत के अगर नामों की चर्चा करें तो सबसे पहले प्राचीन काल में जो विशाल उपमहाद्वीप हुआ करता था, है ना, उसको हम भारतवर्ष कहते थे। भारतवर्ष, जो विशाल उपमहाद्वीप था उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें कि जो भारत का नामांकरण है वो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख जन हुआ करते थे भारत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, है ना। अभी मैं सिर्फ भारत के नामों की चर्चा कर रहा हूं कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले भारतवर्ष कैसे नाम पड़ा? तो प्राचीन काल में जो विशाल उपमहाद्वीप हुआ करता था उसको भारतवर्ष कहा जाता था। और फिर मैं बात करूं कि जो भारत है इसका नामांकरण ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख जन थे भारत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, है ना, भारत पड़ा। ये पहला नाम। दूसरा, अगर हम बात करें वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण के संदर्भ में अगर हम भारत के नाम की बात करें तो दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भारत, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भारत, तो भारत के नाम पर इस भूभाग का नाम पड़ गया भारत, है ना। इसी के साथ अगर देखिए, आप लोगों ने काफी अलग अलग चैनलों पे जाके स्टडी की होगी, फिर घूम फिर के आप मेरी स्टडी चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहली चीज मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैं जो भी चीजें दे रहा हूं वो अपने आप में ऑथेंटिक है और सारी चीजें मैं कवर करूंगा, एक भी पॉइंट पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो क्वेश्चन उसके बनाने का तरीका अलग अलग है, वो क्वेश्चन को घुमाएगा भी। तो बेसिक चीज है मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बना सकूं, एक समझ विकसित कर सकूं। मेरा काम रटवाना और लेक्चर देना ही नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है ताकि आप जो है चीजों को समझ सके और कैसे भी क्वेश्चन आए उसको आप मिनटों में सॉल्व कर सके, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज, आप जानते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, तो आप यही बता दीजिए कि जो भारत है इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां किया गया है? अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि जो भारत है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है। तो आपको बता दूं कि जो भारत है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भारत शब्द है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो पुराणों में मिलता है। और नामों की हम चर्चा करें तो आप जानते हैं कि भारत जो है ये जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग हुआ करता था, है ना। भारत जो है जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग हुआ करता था, इसलिए इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। और नामों की अगर हम चर्चा करें तो आप जानते हैं कि आर्यों का निवास स्थल भी यहां हुआ करता था भारत में, तो आर्यों के निवास स्थल के कारण इसको आर्यावर्त कहा गया, है ना। चौथा हम बात करें आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसको आर्यावर्त भी कहा गया।
और अगर हम बात करें तो आप जानते हैं मध्यकालीन इतिहास में जो अरबी और फारसी के लेखक हुआ करते थे, है ना, आपने पढ़ी होगी मिडवल हिस्ट्री। तो मध्यकालीन इतिहास में जो अरबी और फारसी के लेखक थे, इन्होंने इसको हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, है ना। क्या कहा? हिंद और हिंदुस्तान, हिंद या हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। और अगर हम बात करें कि भारत का और नाम क्या है, तो आप जानते हैं इंडिया। इंडिया शब्द हम लोग इंडिया भी कहते हैं, या तो हम भारत कहते हैं और इंडिया भी कहते हैं, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। तो जो इंडिया है, इंडिया शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये किस शब्द से हुई है? तो ये एक यूनानी शब्द है, इंडोई। तो इंडोई से जो है इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो ये भी आप लोग याद रखना कि जो इंडिया है, इंडिया शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो यूनानी शब्द इंडोई से हुई है, इंडोई से। तो अभी तक ये सिर्फ मैंने डिस्कस किया भारत के नामों की, कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है ना। आज आपने देखा भाई कि भारत का एक नाम नहीं है, भारत को कई नामों से हम जानते हैं। हम भारतवर्ष भी कहते हैं, हम भारत कहते हैं, हम जम्बू द्वीप भी कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, हिंद और हिंदुस्तान कहते हैं, और इंडिया भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो ये हिंद और हिंदुस्तान है, ये इसका नाम कैसे पड़ा? तो आप लोग आज जानते हैं कि जो भारत है वो सिंधु नदी के पास है, और सिंधु नदी के पास होने के कारण जो अरबी और फारसी के लेखक हैं वो सिंधु को हिंदू कहते थे, मतलब सा को हा कहते थे, और सा को हा कहते थे, तो इसलिए इसको इन्होंने हिंद और हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, पहली चीज मैं बता दूं कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो आप लोग नोट करते रहिएगा। मेरी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आपसे यहां से पूछा जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि सारी चीजों को आप कवर करते रहें और एक एक लाइन को अच्छे से नोट करते रहें, और दिमाग खोल के अच्छे से हर एक चीज को बस फील करें, है ना। सब्जेक्ट को फील करके पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। महसूस कीजिए कि भारत को किन किन नामों से जाना गया। आज हम सिर्फ भारत जानते हैं, लेकिन इससे पहले भारत को हम किन नामों से जानते थे, है ना। तो बस ऐसे पढ़िए। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के आकार, उसकी अवस्थिति के बारे में, कि भारत का आकार कैसा है, उसकी स्थिति अवस्थिति कैसी है ना। तो आप भारत को देखिए सबसे पहले, है ना। अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो आपको भारत का कैसा आकार दिख रहा है, बताइए जरा। तो जो भारत का आकार है वो लगभग चतुष्कोणीय है। अगर हम आकार की बात करें या आकृति की बात करें तो वो चतुष्कोणीय है, है ना। और इसी के साथ अगर मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत जो है मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है ना। और अगर मैं इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लूं तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आप देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल, हालांकि इस बोर्ड में तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन आप अगर विस्तार से देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ना। अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे विश्व का, अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व का जो भारत है वो मात्र 2.4% है। मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि विश्व का 2.4% है ना। तो ये मैंने सिर्फ आकार की बात की अभी, और उसके क्षेत्रफल पर मैंने चर्चा की। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में, कि भारत पूरे पृथ्वी पर है कहां पर, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम
अर्थ बना लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कई सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिनको हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। अब पहली चीज तो मैं बता दूं अक्षांश रेखा क्या है, कि पृथ्वी के केंद्र से, भाई विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा को आधार मानकर जो है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। समझे ना, कि विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और कई सारी अक्षांश रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि क्षैतिज रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं और समानांतर होती हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहली चीज कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, ये देखिए, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा और कैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसको हम और नामों से भी जानते हैं, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। विषुवत रेखा या इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। अब विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, है ना। और इसी तरीके से विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। चलिए अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित देश है, तो भारत की बात करें तो भारत कुछ यहां पर है। तो आप देख के बता सकते हैं जो भारत है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। अब जिस तरीके से भारत को जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटा गया है, उसी तरीके से भारत को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में भी बांटा गया है। अब हम बात करें क्षैतिज रेखाओं को तो हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और वो रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा, यहां कहीं लंदन है और वो रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। ये चीज देखिए समझते रहिएगा और समझेंगे तभी आप जो है कुछ कर सकेंगे। और किसी चीज को पाने के लिए, अपने सपने को अचीव करने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, और मेहनत भी सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो एक किसान भी करता है, मेहनत एक बिजनेसमैन भी करता है ना। तो आप आगे समझ भी गए होंगे कि किसकी मेहनत ज्यादा जो है सफल रहती है। तो आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट दिखेगा आपको, अगर गलत डायरेक्शन में करेंगे तो रिजल्ट शायद नहीं दिखेगा। तो चलिए, तो वो रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में 180, तो 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, है ना। 0 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ये पूरा आपका पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि भारत जो है पूरी तरीके से किस गोलार्ध में स्थित देश है, तो आप बोलेंगे उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, है ना। जो हमारा भारत है वो उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देश है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग लिखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा हर एक लाइन को, जो भी मैं बोल रहा हूं, है ना।
आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, ये सभी के लिए हेल्पफुल है। और हेल्पफुल ही नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है ना। तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जितने भी बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे काफ़ी आगे रहेंगे, है ना। वो आप अभी आपके अंदर चेंजेस दिखेगा, है ना। पढ़ लीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर कुछ चेंजेस दिखा कि नहीं दिखा। तो चलिए अब हम बात करते हैं चलिए तो अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, बता सकते हैं आप। देखिए अगर मैं बात करूं विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं हैं और विषुवत रेखा के दक्षिण में ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वो है आपकी हाँ 181, है ना। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और एक आपकी विषुवत रेखा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आप अगर बताएं, देखकर बताएं कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और जैसे ये ध्रुव पर पहुंचती है तो एक बिंदु के रूप में आ जाती है। अब देखिए कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो कम होती जा रही है और जैसे ही ध्रुव पर पहुंच गए तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो एकदम कम होकर बिंदु के रूप में आ जाती है। इसी तरीके से दक्षिण में देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर भी जो अक्षांश रेखा है वो एक बिंदु के रूप में है। अब हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर कितनी है। तो देशांतर रेखाएं जो हैं, कुल देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें वो 360 है ना। तो ये कुछ अक्षांश और देशांतर हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो फिलहाल आपने समझ लिया कि जो भारत है, भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत जो है पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के विस्तार के बारे में, है ना, कि भारत का विस्तार क्या है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो यहां से लेकर तमिलनाडु तक भारत का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। अगर हम भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। इसी तरीके से भारत का पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है ना। पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। चलिए तो ये भारत के विस्तार की हमने बात की। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार और उसके देशांतरी विस्तार के बारे में कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो जो भारत की जो शुरुआत है
वो आपके यहां से होगी। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यहां हम बात करें 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, है ना। अगर हम बात करें भारत के देशांतरी विस्तार की, तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पूरब से पश्चिम होती हैं। तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है ना। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो कितना है ना। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, है ना। और अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ये बताइए कि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच कितने देशांतरों का विस्तार है, आप हमें ये बताइए। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे भारत पर कि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसके बीच में कितने डिग्री देशांतरों का विस्तार है और इसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ता है, आप ये बताएं हमें। सोच लीजिए, तब तक मैं इसको साफ कर रहा हूं, आराम से सोच के बताइए। हमारे पास टाइम ही टाइम है और आराम से सीखेंगे बिंदास तरीके से, है ना। तो चलिए, तो नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, जो अंतर है, जो देशांतरी विस्तार का जो अंतर है तीस देशांतर का है। अब 30 देशांतर का अंतर होने के कारण भारत के समय को निर्धारित करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर सबसे पहले मैं बात करूं सुबह अरुणाचल प्रदेश में होती है तो कितने घंटे के बाद गुजरात में सुबह होगी, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो अगर सुबह सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में हो रही है तो कितने घंटे के बाद जो है गुजरात में सुबह होगी, ये आप बताइए, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो देशांतरी विस्तार है भारत का उसमें 30 देशांतरों का अंतर पाया जाता है ना। और हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री या एक चक्कर जो है 24 घंटे में लगाती है। आराम से आप समझिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी 360 डिग्री की है ना, कोई भी गोल चीज 360 डिग्री की होती है। तो पृथ्वी जो है हमारी एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 1440 मिनट, है ना। 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1440 मिनट लेती है। अगर मैं बोलूं 1 डिग्री घूमने में, सिर्फ एक देशांतर को पार करने में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं और एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अगर 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट पृथ्वी लेती है तो 1 डिग्री घूमने में 1440 360, अगर इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लें
तो ये आपका आ जाएगा 120 मिनट। इसको अगर हम घंटे में बदलें तो 2 घंटे, है ना। तो सिंपली 2 घंटा, मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह हो रही है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह होगी। अरुणाचल प्रदेश का जो समय है वो गुजरात के समय से 2 घंटा आगे है, क्योंकि पृथ्वी हमारी मूवमेंट कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो गुजरात को अरुणाचल प्रदेश तक आने में 2 घंटे का समय लगता है ना। अब इस समय को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया है कि भारत का समय जो है वो एक रहे, है ना, क्योंकि अगर समय एक नहीं होगा तो सपोज अगर यहाँ बैंक 10 बजे खुलती है तो गुजरात में तो 2 घंटे बाद खुलेगा, है ना। तो इस समय को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया, तो मैं बताऊं कि भारत के समय को निर्धारित करने के लिए एक रेखा खींची गई कि हमारा जो भारत का समय है उसका निर्धारण हो सके, तो उसके लिए एक रेखा खींची गई। और वो रेखा कहां खींची गई, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 देशांतर के मध्य से, या मैं बोलूं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य से एक रेखा खींची गई जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है ना। अगर मैं बात करूं ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो भारत के समय को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया कि 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 के मध्य से एक रेखा खींची गई जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है ना। और आपको ये क्वेश्चन पता भी होना चाहिए कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब ये जो मानक समय रेखा है या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मानक समय रेखा या भारतीय मानक समय रेखा जो है या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश से कहां से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब जो भी समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी में होगा वो पूरे भारत में माना जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर मैं बात करूं ये जो मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि आपके सामने मैप है और बिना मैप के पढ़ाई करना बेवकूफी है, सीधी सी बात है ना। अगर मैप है तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, विदाउट मैप आप कुछ भी नहीं समझ सकते। तो आप देख के बताइए कि जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम बात करते हैं फिर से। अभी आपने पढ़ा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, आप जरूर बताइए। भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अभी मैं बेसिक बता रहा हूं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता रहूंगा ताकि आप नीचे से एकदम टॉप तक ले चलूं मैं आपको। आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको आईएएस तक ले चलूं, है ना। चलिए तो जो विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा।
विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित दक्षिणी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और दिमाग खोल के समझते रहिए, एकदम खो जाइए, और तभी आप उठिए जब तक ये पूरा लेक्चर आप सुन नहीं लेते, क्योंकि बीच में जाना फिर आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है ना। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो जो विषुवत रेखा है ये कुछ भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा की, तो जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, चलिए देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा जूम करेंगे और यहां पे आपको बताएंगे कि जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आइए तो हम कर्क रेखा की बात करते हैं। ये आपके सामने मैंने कर्क रेखा बना दी। थोड़ा मैप प्रॉपर सही नहीं है तो इसलिए आप लोग बोल रहा हूं मैप जरूर रखिएगा ताकि उसमें आपको सही समझ में आ सके, है ना। तो ये है कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो कहीं ना कहीं भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कितने राज्यों से? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं? चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से बता दूं, जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन भी आया है कि भारत की ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, चलिए ये बताइए आप कमेंट करके। बहुत ही पढ़ के आए हैं आप लोग तो थोड़ा टेस्ट तो बनता ही बनता है कि आपने कितना पढ़ा, और जो चीज़ें छूटी हुई हैं आप कहीं से पढ़ के आए हैं प्रॉपर वहाँ पे नहीं कवर कराया गया है तो आप उम्मीद टॉप टू 1 पे आए जो कि कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सारी चीज़ें कवर कराएगा। फिर देखते हैं आप कोई भी एग्जाम दीजिए, खुल के दीजिए, और अगर गलती से भी ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको उड़ा के आएंगे, फोड़ के आएंगे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर स्थित भारत की राजधानी की अगर हम बात करें कि किस राज्य की राजधानी स्थित है, तो हम बात करें झारखंड की राजधानी रांची की बात करें, झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। और साथ ही साथ ऐसे कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा के नजदीक स्थित हैं, तो मैं बात करूं गुजरात का गांधीनगर और मध्य प्रदेश का भोपाल। गुजरात का गांधीनगर और मध्य प्रदेश का भोपाल जो है ये कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा के नजदीक सबसे पास कौन कौन से शहर हैं। तो अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का तो भोपाल जो है वो कर्क रेखा के पास स्थित है। अगर पूछे गुजरात का तो गांधीनगर जो है ये कर्क रेखा के पास स्थित है। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, देखिए और बताइए कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, तो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश राज्य में है, और सबसे कम लंबाई आपको देखने को मिल रही है राजस्थान में, है ना। तो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई जो है ये आपके राजस्थान में है।
चलिए, मैं जानता हूँ आप लोग थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे हैं, लेकिन बोर ना हो, क्योंकि कुछ करने और कुछ कर दिखाने के लिए एक जुनून होना जरूरी है। जब तक जुनून और पागलपन नहीं होगा तब तक शायद ही आप कुछ अचीव कर पाएंगे। तो उस जुनून के साथ पढ़िए, उस पागलपन के साथ पढ़िए कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, और तब तक करते रहिए जब तक आप उस चीज को पा नहीं लेते, है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो चीज नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें और उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करें, क्योंकि उनकी उम्मीदें सिर्फ आप हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा ये आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं एक लेवल है आपका, मैं आपको उस लेवल का बनाना चाहता हूं कि आप अगर किसी से भिड़े तो यूं ही ना आए, उसको करारा जवाब दें, है ना। तो जो आपकी कर्क रेखा है और मानक रेखा है ये आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है ना। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिलहाल कल मिलते हैं और आगे हम ये लेक्चर जारी रखेंगे और पढ़ते रहेंगे बिंदास तरीके से। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको नहीं पसंद आई है तो वो आपका अपना डिसीजन है। चलिए, थैंक यू सो मच।